हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है मटेरियल साइंस के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन अबाउट मटेरियल साइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, मेटल्स क्या होते हैं, सेरेमिक्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, कंपोजिट मटेरियल किसे कहते हैं, और इन सबों का प्रॉपर्टीज हमने देखा था, एग्जाम्पल्स हमने देखा था, एप्लीकेशंस हमने देखा था। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स के कुछ प्रॉपर्टीज हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जो स्पेसिफिकली हमने मेटल्स का ये प्रॉपर्टी होता है, सिरेमिक्स का ये होता है, पॉलीमर का ये प्रॉपर्टी होता है, कंपोजिट मटेरियल का ये प्रॉपर्टी होता है। इस तरह से हमने फ्यू प्रॉपर्टीज देखा था। अब हम लोग उसे बिल्कुल कैरेक्टराइज करके देखेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होता है मटेरियल का, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, एंड कोरोजन प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो हमारे मटेरियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला इनमें एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे सिलेबस के हिसाब से, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसके हिसाब से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारा पहला प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, फिर हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, उसके बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कोरोजन प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं एंड प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं। सेकेंड है हमारा हार्डनेस, थर्ड है टफनेस, फिर देखेंगे स्ट्रेंथ, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी एंड फटीग। ये सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है हमारा मटेरियल का। तो ये हम साथ साथ कंपैरिजन भी करते चलेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी मेटल में कैसा होता है, सिरेमिक में कैसा होता है, पॉलीमर में कैसा होता है, वैसे ही हार्डनेस किसका ज़्यादा होता है सबसे और किसका सबसे कम होता है, टफनेस किसका ज़्यादा सबसे होता है, किसका सबसे कम होता है। इस तरह से हम लोग तीनों मटेरियल्स यानी मेटल्स, सेरेमिक्स एंड पॉलीमर में आपस में कंपैरिजन करते हुए भी चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वो है इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल विच इज फुली रिकवर्ड व्हेन द स्ट्रेस काउजिंग इट इज रिमूव्ड। इलास्टिक डिफॉर्मेशन एक ऐसा डिफॉर्मेशन है जो कि अपीयर होगा जब हम कोई स्ट्रेस देंगे अगर किसी मटेरियल को तब, पर जैसे ही हम स्ट्रेस को रिमूव करते हैं वो डिफॉर्मेशन गायब हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? तो इलास्टिसिटी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है हमारे मटेरियल का। किसी मटेरियल को एक्सटर्नल लोड देंगे, अगर टेंसाइल फोर्स देंगे तो उसका लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, उसका लेंथ वो इलोंगेट कर जाएगा। अब वो कितना इलोंगेट करेगा वो डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल मेटल है, सेरामिक है या फिर पॉलीमर मटेरियल है। इलास्टिक प्रॉपर्टी है कि व्हेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू लोड, किसी मटेरियल को लोड देते हैं तो वो मटेरियल जो है वो इलोंगेट कर जाता है, उसका लेंथ इंक्रीज कर जाता है, और जब वो लोड को रिमूव करते हैं तो वापस वो मटेरियल अपने ओरिजिनल पोजीशन में या इनिशियल स्टेट में, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। वैसे मटेरियल को हम बोलेंगे ये मटेरियल जो है इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, यानी इलास्टिक मटेरियल है। तो अब कंपैरिजन करते हैं हम लोग कि मेटल में, सेरामिक में और पॉलीमर में इलास्टिक बिहेवियर किसका कैसा रहता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो अगर मेटल का कोई रॉड लेते हैं या मेटल का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको अपने हाथ से लोड देते हैं या एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, उसको खींचते हैं, तो वो ज़्यादा नहीं इलोंगेट कर पाता है या उसका लेंथ ज़्यादा नहीं कर पाता है, इंक्रीज नहीं कर पाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा मेटल जो है वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बहुत ही कम शो करता है। अगर सिरामिक की बात करते हैं तो सिरामिक मटेरियल भी, मान लीजिए आप हाथ में कंक्रीट लिए हुए हैं या सीमेंट का बना हुआ या सैंड का बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको अगर आप एक्सटर्नल लोड देते हैं, हाथ से खींचते हैं, टेंसाइल फोर्स देते हैं,
तो वो टूट जाएगा, पर वो इलोंगेट नहीं करेगा। उसका लेंथ ऐसा नहीं है कि वो खींच के उसका लेंथ बढ़ जाएगा और फिर वापस आप छोड़िएगा तो वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन में यानी इनिशियल लेंथ उसका वापस रिकवर हो जाए। वैसा नहीं होगा सिरेमिक मटेरियल में भी। लेकिन हमारा पॉलीमर का कुछ मटेरियल्स हैं, या हम एक रबर का एग्जांपल लेते हैं। रबर को अगर हम लोग खींचते हैं, उस पर टेंसाइल फोर्स देते हैं या उस पर एक्सटर्नल लोड देते हैं तो वो खिंच जाता है, और जैसे ही हम लोड को रिमूव करते हैं वो वापस अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है। यानी उसका जो लेंथ इंक्रीज हुआ हुआ लेंथ है वो वापस रिड्यूस हो जाता है और वो अपने इनिशियल लेंथ में ही आ जाता है। मेटल्स में, सेरामिक्स में और पॉलीमर में कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी हमें पॉलीमर में देखने को मिलता है और सबसे कम इलास्टिक प्रॉपर्टी हमें सेरामिक में देखने को मिलेगा, क्योंकि सेरामिक मटेरियल तो बिल्कुल भी खींचेगा नहीं। उसके स्ट्रेंथ से ज़्यादा हम लोग लोड दे दें, यानी जहाँ उसका फ्रैक्चर पॉइंट है उससे ज़्यादा लोड लगा दे तो वो सीधे ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, पर वो बिल्कुल भी इलोंगेट नहीं करेगा। पर मेटल हमारा थोड़ा सा इलोंगेट करता है। हाँ, वो नेक डाई से हमें नहीं दिखेगा, पर या हम उसको बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से देखें तो उसका लेंथ हमें हल्का सा, बहुत ही माइन्यूट 0.001% ही सही, पर थोड़ा सा इंक्रीज हमें उसमें देखने को मिलेगा। तो हमारा मेटल जो है वो सेरामिक और पॉलीमर के बीच का इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी। प्लास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच it may be permanently deformed when it has been subjected to an externally applied force great enough to exceed the elastic limit। अगर कोई मटेरियल है हमारा, अगर उसको हम खींचते हैं या उसको लोड देते हैं तो वो मटेरियल वापस अपने पोजीशन में चला जाता है। इस प्रॉपर्टी को तो हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन अब क्या होगा अगर हम उस मटेरियल को बहुत ही ज़्यादा लोड दे दे, या वो लिमिट जितना है उसका सहने का, इलास्टिक लिमिट जिसे बोलते हैं, जिस लिमिट तक वो अपने उस लोड को सह के वापस अपना पोजीशन रीगेन कर सकता है, वापस इनिशियल पोजीशन में आ सकता है, अगर उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं और उसके बाद भी लोड दे देते हैं तब क्या होगा मटेरियल में? तो मटेरियल जो है उस लोड के बियॉन्ड, यानी अगर इलास्टिक लिमिट को बियॉन्ड अगर लोड दे देते हैं तो वो मटेरियल क्या होगा, फिर वापस अपने पोजीशन में आने की स्थिति में नहीं रहेगा, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। उसका लेंथ जो है परमानेंटली इंक्रीज हो जाएगा या इलोंगेट कर जाएगा। रबर बैंड होता है, रबर बैंड को अगर हम खींचते हैं तो हम पहले तो अगर थोड़ा सा खींचे और वापस छोड़ दे तो उस अपने इलास्टिक बिहेवियर के कारण या इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण वो अपने वापस पोजीशन में आ जाएगा, जैसे इनिशियल लेंथ में, जिस इनिशियल लेंथ में वो पहले था। लेकिन उसी रबर बैंड को हम बार बार खींचते रहें या बहुत ज़्यादा लोड देने लग जाएं, उसके इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड देने लग जाएं, बहुत ज़्यादा उसको खींच दें, तो ऐसा बीच का मटेरियल जो है वो पतला होने लग जाता है या उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कम होने लग जाता है और वो फिर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। जब हम उसके वापस जब हम लोड को वापस छोड़ भी देते हैं या रिमूव भी कर देते हैं तब भी ऑब्जर्व करते हैं कि ये रबर जो है पहले जितना लेंथ था उतना लेंथ नहीं, उससे इंक्रीज लेंथ इसका हो चुका है। तो जो लेंथ इंक्रीज हुआ है वो उतना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें आया है और वो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है। वो लोड रिमूव करने के बाद भी वो उतना इंक्रीज इन लेंथ उस मटेरियल में रह जाएगा। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेटल में, सिरेमिक में और पॉलीमर में अगर हम लोग कंपेयर करें किसमें प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है और किसमें प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी कम होता है। तो सबसे पहले है मेटल हमारा। अगर हम मेटल को एक्सटर्नल लोड देते हैं तो आप देखिएगा कि वो कुछ थोड़ा सा ही पर उसका लेंथ जो है इंक्रीज कर जाएगा। अगर वो डक्टाइल मेटल है जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सारे मटेरियल में आप देखिएगा कि नेक बनने लग जाएगा बीच में फ्रैक्चर होने से पहले, और वो नेक क्या होगा, बीच का क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा और उसका लेंथ जो है ओवरऑल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इंक्रीज इन लेंथ हम ऑब्जर्व करते हैं मेटल्स में। सिरेमिक्स में इंक्रीज इन लेंथ यानी प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, लैक होता है। इसमें कोई भी प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी हमें देखने को सिरेमिक्स में नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारा कोई भी अगर एग्जांपल लेते हैं कंक्रीट का या फिर ब्रिक्स लेते हैं या स्टोन लेते हैं, अगर उसको खींचते हैं तो या तो वो
फ्रैक्चर कर जाएगा या तो वो इनिशियल पोजीशन में ही रहकर लोड को सस्टेन करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो रबर की तरह खिंच जाएगा और छोड़ेंगे तो वापस वो अपने इनिशियल में जो लेंथ था उस लेंथ पे आ जाएगा। वो बिल्कुल भी शो नहीं करेगा प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी। वो अगर हम उसके बियर करने से ज्यादा लोड लगा देते हैं, अगर उसके स्ट्रेंथ से ज्यादा लोड लगा देते हैं तो वो बिल्कुल फ्रैक्चर कर जाएगा, पर उस लोड को वो इलोंगेट करके इंक्रीज इन लेंथ करके वो उसको बियर नहीं करेगा। थर्ड मटेरियल अगर हम चेक करें तो वो है हमारा पॉलीमर का मटेरियल। पॉलीमर का मटेरियल सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी शो करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक रबर का एग्जांपल लें या कोई भी इलास्टिक मटेरियल का एग्जांपल लेते हैं, उसको खींचते हैं या फिर एक पॉलिथीन का पैकेट ही लेते हैं, उसको लेंथ को इंक्रीज करके उस लोड को अपने अंदर सस्टेन कर लेता है और बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट हम जब लगाते हैं वो रिकवर भी नहीं कर पाएगा अपना लेंथ को और वो इंक्रीज हुआ लेंथ परमानेंट उसके डिफॉर्मेशन में रह जाएगा। इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि प्लास्टिक की प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जो है वो पॉलीमर में देखने को मिलता है, उसके बाद मेटल में देखने को मिलता है और सबसे कम जो है वो हमारा सेरेमिक जो है प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी हार्डनेस। Hardness is the resistance of a material to plastic deformation, usually by indentation or penetration, scratching or cutting. हार्डनेस एक मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करता है उस मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन होने के लिए। अगर आप किसी मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन करने जा रहे हो, परमानेंट डिफॉर्मेशन उस मटेरियल में ना हो, उसके लिए हार्डनेस का प्रॉपर्टी उस मटेरियल का रेजिस्ट करेगा उसके डिफॉर्मेशन को। मटेरियल ज़्यादा हार्ड है तो जल्दी स्क्रैच उस पर नहीं लगा पाएंगे, उस मटेरियल को जल्दी कट नहीं कर पाएंगे या किसी शार्प चीज़ से उस मटेरियल पे प्रेशर देना या फिर लोड देना। तो अगर मटेरियल का हार्डनेस ज़्यादा होगा तो हम ना उस मटेरियल में आसानी से पेनिट्रेट कर पाएंगे, उसका सरफेस काफ़ी, हम बोलते भी हैं रफ सेंस में कि अगर हार्ड है ये मटेरियल, हार्ड मतलब क्या है कि उस मटेरियल में अगर हम पेनिट्रेट करते हैं कोई भी चीज़ या उसको कट करने की कोशिश करते हैं या उसमें स्क्रैच लगाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही मुश्किल होगा उसमें स्क्रैच लगाना, वो आसानी से उसमें स्क्रैच कट नहीं हो सकता है। अगर मेटल में हम लोग देखें तो मेटल का अगर आप सरफेस लीजिए और उसको आप कट करने की कोशिश कीजिए या उस पर ऊपर में स्क्रैच लगाने की कोशिश कीजिए तो क्या आसानी से लग जाता है? तो बिल्कुल उतना आसानी से तो नहीं लगता है जितना पॉलीमर में लग जाएगा। क्योंकि अगर आप पॉलीमर का कोई प्लास्टिक का मटेरियल दिखे और उसको शार्प किसी ऑब्जेक्ट से उस पर स्क्रैच लगाने की कोशिश कीजिए तो पॉलीमर का प्लास्टिक का मटेरियल पे बहुत आसानी से स्क्रैच लग जाएगा, पर हमारा मेटल पे उतना आसानी से स्क्रैच नहीं लगेगा। पर हाँ, सिरेमिक्स में अगर आप स्क्रैच लगाने की कोशिश करते हैं, अगर स्टोन है, पत्थर का कोई मटेरियल है, उस पर अगर आप स्क्रैच लगाने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा स्क्रैच लगाना। उस पर जल्दी स्क्रैच लगेगा ही नहीं या उसको कटिंग करना होगा, कट करना होगा तो कट भी आसानी से नहीं कर सकते हैं। उसमें अगर पेनेट्रेट करना है किसी चीज़ को तो वो भी आसानी से नहीं कर सकते हैं। यानी सबसे ज़्यादा हमारा सेरेमिक का मटेरियल जो है हार्डनेस का प्रॉपर्टी शो करता है और उसके बाद हमारा मेटल जो है वो हार्डनेस का प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन हमारा पॉलीमर जो है उसमें हार्डनेस का प्रॉपर्टी कंपेयर करें तो इन तीनों मटेरियल में सबसे कम हमारा हार्डनेस का प्रॉपर्टी पॉलीमर में ही पाया जाएगा, क्योंकि उसको कट करना, स्क्रैच लगाना पॉलीमर में सबसे आसान होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा टफनेस का प्रॉपर्टी। तो टफनेस किसे कहते हैं? टफ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। यानी मटेरियल जब तक फ्रैक्चर ना हो तब तक वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहे। जो ज़्यादा मटेरियल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा फ्रैक्चर होने से पहले वो ज़्यादा टफ होगा, और जो मटेरियल बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा उसका टफनेस बहुत ही कम होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि अगर एक ग्लास हम लेते हैं और उसे हम हाथ से ड्रॉप कर देते हैं और वो ज़मीन पे गिर के अगर ब्रेक कर जाता है तो ब्रेक इसलिए कर जाता है क्योंकि वो शॉक लोड जो हमारे ग्राउंड से लगा या इम्पैक्ट लोड जो हमारे ग्राउंड से लगा उस लोड को वो ग्लास बियर नहीं कर पाता है और इसी कारण
वो ब्रेक कर जाता है। ग्लास में टफनेस का प्रॉपर्टी यानी कि कम है, पर वही हम मेटल का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं, हाथ से गिरेगा और वो ब्रेक नहीं करेगा, यानी एब्जॉर्ब कर लेगा उस शॉक लोड को। इसका मतलब है सेरेमिक से मेटल में हमारा ज्यादा टफनेस का प्रॉपर्टी होता है। तो टफनेस जो है एक ऐसा प्रॉपर्टी है मटेरियल का जिसमें मटेरियल को अगर शॉक लोड दें, इम्पैक्ट लोड दें, तो उस लोड को वो आसानी से बियर कर ले बिना फ्रैक्चर हुए, यानी जो भी एनर्जी उस पर लगा है शॉक लोड की वजह से, वो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर ले और फ्रैक्चर ना हो जल्दी। तो हम बोलेंगे वो मटेरियल ज़्यादा टफ है। हम कंपेयर करें मेटल, सिरेमिक और पॉलीमर में, तो सबसे कम जो है टफनेस हमारा सिरेमिक मटेरियल का होगा, क्योंकि वो मटेरियल बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होता है, या फिर वो एनर्जी बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है। ब्रिटल क्या होता है वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। ब्रिटल का मतलब होता है कि वो टफनेस का अपोजिट है। अगर कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा टफ है तो वो बहुत ही कम ब्रिटल होगा, अगर कोई मटेरियल बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल है तो उसका टफनेस जो है बहुत ही ज़्यादा कम होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हम किसी मटेरियल को बोलते हैं कि ये लो टफनेस है इसमें, तो इसका मतलब हम उस इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा ब्रिटल है, या ब्रिटल का प्रॉपर्टी इसमें बहुत ही ज्यादा है। सिरेमिक मटेरियल है हमारा, तो अगर उसको एक लिमिट के बियॉन्ड लोड दे, शॉक लोड दे, तो वो अचानक फ्रैक्चर कर जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि बेंड होकर या फिर इलोंगेट कर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, बिल्कुल भी नहीं। वो एनर्जी को नहीं एब्जॉर्ब करेगा। जब तक उसका स्ट्रेंथ है, जितना उसका स्ट्रेंथ है, तब तक तो वो मटेरियल बियर करेगा। जब भी उसके स्ट्रेंथ से ज्यादा लोड लगाएंगे, वो अचानक सडन ब्रेक होगा। उसमें सबसे कम हमारा सेरेमिक्स में होगा टफनेस का प्रॉपर्टी, क्योंकि वो जैसे ही अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका पहुंचेगा, वो ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही स्ट्रेंथ के बियॉन्ड लोड देंगे, वो ब्रेक कर जाएगा सडन। हमारा मेटल में ऐसा नहीं है। मेटल हमारा क्या करेगा कि उसके स्ट्रेंथ से बियॉन्ड भी लोड देंगे तो कुछ लोड तक एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा और बेंड होगा या अपना लेंथ चेंज करेगा, उसके बाद वो ब्रेक करेगा। सडन ब्रेक इस मेटल्स में नहीं आएगा। पॉलीमर में भी हमारा टफनेस का प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा रहता है, पर हमारा मेटल जितना टफ पॉलीमर नहीं रहेगा, क्योंकि पॉलीमर जो है उतना ज़्यादा एनर्जी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। वो कुछ हद तक एब्जॉर्ब करेगा पर वो ब्रेक कर जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा हमारा टफनेस का प्रॉपर्टी मेटल में होता है, उसके बाद पॉलीमर में होता है, और सबसे कम हमारा टफनेस का प्रॉपर्टी सेरेमिक्स में होता है। अगर हम इस फिगर को समझे तो आप देखिएगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ये कर्व ड्रॉ किया गया है, जिसमें एक डक्टाइल मटेरियल का एग्जाम्पल लिया गया है और ये एक ब्रिटल मटेरियल का एग्जाम्पल लिया गया है। और ये तो टफनेस क्या होता है? द टोटल एरिया अंडर द स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर। जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर ये एरिया प्रेजेंट है, यही इसका टफनेस होगा। यानी कि अगर ये डक्टाइल मटेरियल का टफनेस देखें तो ये फ्रैक्चर करने से पहले यहाँ पे बी पॉइंट पे ये जाके फ्रैक्चर किया, ये बी पॉइंट है। अगर यहाँ पे फ्रैक्चर किया है तो इससे पहले ये काफ़ी ज़्यादा एरिया देखिए इसके अंडर कवर है, यानी कि ये डक्टाइल मटेरियल जो है काफ़ी ज़्यादा टफनेस शो करेगा। पर हमारा जो ब्रिटल मटेरियल ये है वो यहीं पे जाके फ्रैक्चर कर गया, यानी इतना ही स्ट्रेस इसका ज़्यादा लगा हुआ है, पर देखिए इसमें स्ट्रेन बहुत ही कम है, यानी कि चेंज इन लेंथ इसमें बहुत ही कम आया और वो टूट गया बहुत जल्दी। तो एरिया इसके अंडर जो रहेगा इसको आप कैलकुलेट करिएगा। तो ब्रिटल मटेरियल में हमारे एरिया अंडर का बहुत कम रहेगा डक्टाइल मटेरियल कंपैरिजन से। तो इससे हम ये समझते हैं कि टफनेस हमारा ब्रिटल मटेरियल में कम होता है और डक्टाइल मटेरियल में टफनेस का प्रॉपर्टी हमारा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है हमारा स्ट्रेंथ या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग। टेंसाइल स्ट्रेंथ एक ऐसा प्रॉपर्टी है हमारा मटेरियल का कि अगर हम कोई स्ट्रेस देते हैं मटेरियल को या लोड देते हैं मटेरियल को, तो वो मैक्सिमम जितना लोड वो बियर कर सकता है, सह सकता है, उसी लोड को हम बोलेंगे कि ये इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है या फिर ये इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो अगर हमारा मेटल ले लेते हैं, मेटल को अगर हम लोग लोड देते हैं या एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, उस स्ट्रेस के बियॉन्ड अगर वो फ्रैक्चर कर जाता है तो हम बोलेंगे कि इसका ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ था, इसके बियॉन्ड ये फ्रैक्चर कर गया। अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल का अगर हमारे पास कोई रॉड है, अगर उसको खींचते हैं या टेंसाइल फोर्स देते हैं या स्ट्रेस देते हैं,
तो वो जितना उस स्ट्रेस को बियर कर सकता है, उस लोड को बियर कर सकता है, उतना तक तो वो करेगा। लेकिन एक ऐसा लिमिट आएगा जिसके बियॉन्ड अगर हम लोड को इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो वो ब्रेक कर जाएगा या फ्रैक्चर कर जाएगा हमारा मेटल का रॉड। तो हम बोलेंगे कि ये इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ था, इसके बियॉन्ड लोड देने पर ये ब्रेक कर गया। उसी तरह अगर हम सेरेमिक मटेरियल को भी लोड देते हैं या स्ट्रेस देते हैं, टेंसाइल फोर्स देते हैं, तो एक लिमिट के बाद वो ब्रेक कर जाएगा या फ्रैक्चर कर जाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हमें सेरेमिक के केस में मिलेगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम लोड पे जो है फ्रैक्चर करता है मटेरियल्स। उसके बाद मेटल में मिलेगा, और सबसे कम टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें पॉलीमर मटेरियल में देखने को मिलेगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि जहाँ पे ज़्यादा लोड लगने वाला है, उस स्ट्रक्चर को, उस कंपोनेंट को हम मेटल से या सिरेमिक से बनाते हैं, पर जहाँ पे बहुत ही कम लोड लगने वाला है वहीं पे हम प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। इसीलिए जो हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब में मेटल्स का, स्टील्स का, ये सब का यूज़ होता है, क्योंकि उसके स्ट्रेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये नहीं कि हम लोग वहाँ पे प्लास्टिक का ब्रिज बना दें, प्लास्टिक के मटेरियल को यूज में ला दें ब्रिज बनाने के लिए या हैवी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो क्या होगा, वो इतना स्ट्रेंथ उसमें नहीं है कि उस लोड को वो झेल पाए और वो जल्दी फ्रैक्चर कर जाएगा, क्योंकि हमारा प्लास्टिक मटेरियल का या पॉलीमर मटेरियल का स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी कम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा ब्रिटलनेस। द मटेरियल इज सेड टू बी ब्रिटल इफ इट फेल्स विदाउट एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ब्रिटल मतलब हमने बताया था कि लो टफनेस को ही हम ब्रिटलनेस का प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी अगर किसी में टफनेस का प्रॉपर्टी बहुत कम है तो उसमें ब्रिटलनेस का प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा होगा। ब्रिटलनेस का मतलब है कि वो शॉक लोड्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा उसके बाद वो अचानक रैपिड या सडन फ्रैक्चर कर जाएगा। उसमें लोड को एब्जॉर्ब करने का, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का कैपेबिलिटी बहुत ही कम होता है। मटेरियल्स की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल्स हमारा जैसे कि ग्लास हो जाता है या फिर सेरामिक्स के मटेरियल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल माने जाते हैं। अगर इन मटेरियल को लोड देते हैं तो जैसे ही इनका स्ट्रेंथ के बियॉन्ड लोड चला जाता है वो सडन फ्रैक्चर कर जाता है। उनमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन के कारण ये सडन फ्रैक्चर या ब्रिटलनेस का प्रॉपर्टी शो करता है। तो सबसे ज़्यादा हमें सेरेमिक्स में ब्रिटलनेस का प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, उससे कम हमारा मेटल में और बहुत ही कम हमारा पॉलीमर्स के मटेरियल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी। Ductility is the ability of the material to stretch or bend permanently without breaking. डक्टिलिटी एक ऐसा मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के कारण मटेरियल को अगर हम लोड दे के, स्ट्रेस दे के बेंड कर दें या इलोंगेट कर दें तो वो परमानेंटली बेंड हो जाएगा या फिर इलोंगेट हो जाएगा बिना फ्रैक्चर किए। यानी वो मटेरियल बिना ब्रेक हुए वो डिफॉर्म कर जाएगा परमानेंटली। तो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी जो है हमारा पॉलीमर्स में प्रेजेंट होता है, उसके बाद हमारा मेटल में प्रेजेंट होता है और सबसे कम हमारा डक्टिलिटी सेरेमिक्स मटेरियल में प्रेजेंट होता है। आप किसी भी एग्जांपल को लेते हो तो आप समझ जाओगे। अगर आप पॉलीमर का कोई एग्जांपल लेते हो तो देखोगे कि अगर उसको रबर को बेंड कर दो या फिर पीवीसी का वायर है उसको बेंड कर दो, वापस छोड़ दो, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि अगर उसमें प्लास्टिसिटी ज़्यादा है तो अगर उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है तो थोड़ा सा वो रिकवर करेगा अपना पोजीशन और थोड़ा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें भी रह जाएगा। पर हमारा जो सेरेमिक मटेरियल है उसमें बिल्कुल भी जो है डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो आप अगर उसको बेंड करना चाहोगे, उसका लेंथ चेंज करना चाहोगे, ओरिएंटेशन चेंज करना चाहोगे तो वो नहीं चेंज हो पाएगा, वो सडन ब्रेक कर जाएगा। अगर आप उसके स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोड लगाते हो तो वो ब्रेक कर जाएगा। अगर स्ट्रेंथ से कम लोड लगाते हो, जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है वैसे ही स्ट्रक्चर में अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए रहेगा। तो सबसे कम जो है हमारा डक्टिलिटी सेरेमिक्स में प्रेजेंट होता है और सबसे ज़्यादा पॉलीमर मटेरियल में डक्टिलिटी प्रेजेंट होता है और मेटल में इन दोनों के बीच का प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा फटीग फेलियर। फटीग फेलियर का मतलब है फटीग फेलियर इज द फेलियर ऑफ मटेरियल अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड। फ्लक्चुएटिंग लोड किसे कहते हैं? फ्लक्चुएटिंग लोड का ना, लोड बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, यानी लोड
लग रहा है फिर हट रहा है, लग रहा है फिर हट रहा है, तो यानी लोड फ्लक्चुएट कर रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल लें हम ब्रिजेस का, तो जो ब्रिजेस बनते हैं उसमें क्या होता है, 10 ट्रक या 2 ट्रक 3 ट्रक या कुछ व्हीकल्स क्रॉस करते हैं उस ब्रिज से, फिर ऐसा होता है कि कभी कभी 10 ट्रक पास कर गया तो उस पर ज्यादा लोड लगा, कभी कभी बिल्कुल ही एकदम ब्रिज खाली है तो लोड उस पर लग ही नहीं रहा है, फिर 2 मिनट के बाद 2 कार उस पर पास की तो फिर से उसको उस पर 2 कार के बराबर लोड लगा, या फिर पता चलता है कि उस पर अचानक 4 ट्रक आ गए, तो लोड क्या है, फ्लक्चुएट कर रहा है उस स्ट्रक्चर पे। कभी ट्रक ज्यादा पास कर रही है, ज्यादा पैसेंजर पास कर रहे हैं उस ब्रिज से, तो ज्यादा उस ब्रिज पे लोड है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है रात के समय में अब कम ट्रैफिक है तो लोड जो है उस ब्रिज पे काफी ज्यादा कम है, तो वहां पे जो लोड लग रहा है उस स्ट्रक्चर पे ब्रिज पे वो फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा है। तो फटीग जो है वही देखने को मिलता है जहां पे हमारा फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा हो। और फटीग फेलियर एक तरह का फेलियर है मटेरियल का जो फ्लक्चुएटिंग लोड जहां लग रहा होता है वहां पे रिजल्ट करता है। तो वो बार बार लोड लगने से उस ब्रिज पे क्या होगा, कभी लोड लग रहा है, कभी रिमूव हो रहा है लोड, कभी कुछ अमाउंट में लोड लग रहा है, कभी कुछ अमाउंट में लोड हट रहा है, फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा होता है। तो एक साइकिल से नहीं, 1000 साइकिल से, 10,000 साइकिल से, 1 लाख साइकिल अगर लोड का लग रहा, साइकिल मतलब होता है कि लोड लगा फिर रिमूव हुआ, लोड लगा रिमूव हुआ, तो ऐसा लगने और रिमूव होने को अगर एक साइकिल बोले तो ऐसा ऐसा 10,000 साइकिल, 20,000 साइकिल, 1 लाख साइकिल अगर लग रहा है तो उस 1 लाख साइकिल की वजह से क्या होगा कि उसमें जो है फेलियर रिजल्ट करने लग जाएगा कुछ टाइम के बाद। फेलियर कैसा रिजल्ट होगा, उस फेलियर को बोलते हैं फटीग फेलियर, यानी कि पहले क्रैक जनरेट होगा, फिर वो क्रैक में बदल जाएगा क्रैक, और क्रैक के बाद वो ब्रेक कर जाएगा अल्टीमेट स्ट्रक्चर। तो इस तरह का फेलियर को हम लोग बोलते हैं फटीग फेलियर। तो फ्रेंड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमने आज पूरा डिस्कस कर लिया है तीनों मटेरियल्स का। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और भी प्रॉपर्टीज जो है वो सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर पसंद आता है आपको ये लेक्चर, अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है और अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए मटेरियल साइंस का इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी बजाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू।